Hello everyone. Students, yesterday we have talked about the gravitation, that is gravitational force. और किसने दिया था ये? सबसे पहले किसने इसके बारे में हमको बताया? दैट वाज न्यूटन. और एक हमने कल फॉर्मूला भी पढ़ा था, दैट वाज F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. Now today in this series we are going to discuss Kepler's laws of planetary motion. Again एक साइंटिस्ट थे कैपलर. तो जितने भी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उन्होंने सबको ऑब्जर्व किया. साइंटिस्ट ने सारे प्लैनेट्स के मोशन को, और उसके बाद उन्होंने अपना एक थ्योरी दी जिस कॉल्ड एज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. उन्होंने उसके मोशन के बारे में बताया कि प्लैनेट्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं और क्या रिलेशन है. तो इसके रिगार्डिंग ही गेव 3 लॉज दैट आर कॉल्ड एज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. नाउ द फर्स्ट लॉ, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड हियर द डायग्राम. उन्होंने सबसे फर्स्ट लॉ बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल पाथ. वैसे हम जनरली जब भी कोई आपसे पूछता है कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं तो हम जनरली एक आंसर कह देते हैं सर्कुलर पाथ में. पर द पाथ इज नॉट एग्जैक्ट सर्कुलर, द पाथ इज इलिप्टिकल. सो ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in the elliptical path with sun at one of the foci. क्योंकि जैसे सर्किल होता है, सर्किल का एक सेंटर होता है. इट इज कंसिडर्ड जो इलिप्स शेप होती है, इट हैज 2 फोकस. क्लियर? सो अगेन ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द फोकी. इन दोनों में से हम एक को सन की जगह पे सन को कंसिडर कर सकते हैं. Second law, planet swept equal area in equal interval of time. What is second law? While revolving, planet swept equal area in equal interval of time. क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कोई प्लैनेट है, ये जब भी हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो डजंट मीन अर्थ. जितने भी 88 प्लैनेट्स हैं, कोई सा भी इनमें से एक प्लैनेट हो सकता है. तो जितने भी प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं तो वो सेम टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट है और ये फॉर एग्जांपल 1 आवर में ये प्लैनेट यहां से लेके यहां तक आ गया, तो इसने 11 एरिया कवर किया. ऐसे ही हमने इसी को देखा दूसरी पोजीशन पे. फॉर एग्जांपल और किस जगह पे एक ही घंटे में ये यहां से लेके यहां तक आ गया, इसका एरिया कैलकुलेट किया गया. तो ये दोनों एरिया इक्वल आते हैं. तो प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेकंड लॉ से एक रिलेशन निकल के आता है. अगर आप देखें इस पे फिगर में, तो मैंने 1 आवर में ये जो फिगर बनाई है, ये जो आर्क है बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस, और ये जो आर्क है थोड़ा सा कम है. तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब प्लैनेट्स सन के पास होते हैं दे मूव फास्ट, तेज चलते हैं, और जब प्लैनेट्स सन से दूर होते हैं दे मूव स्लोली. क्लियर? सो व्हेन द प्लैनेट्स आर क्लोजर टू सन दे मूव फास्ट, and when their planets are far away from the sun they move slowly. Now the third law of Kepler, जो कैपलर्स का थर्ड लॉ है, इट इज यहां पे एज यू कैन सी R and T. R इज द मीन डिस्टेंस. मीन या एवरेज डिस्टेंस का मतलब, क्योंकि R देखिए ये कम है, यहां पे थोड़ा ज्यादा है, यहां पे और ज्यादा होगा, तो एवरेज डिस्टेंस सन ऑफ प्लैनेट का. और T का मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो कितना टाइम लगा लेता है. तो इट वॉज ऑब्जर्व द क्यूब ऑफ द distance of the planet from the sun is directly proportional to square of time period. इसको फर्दर हम करें तो t स्क्वायर नीचे प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू सब क्या जाएगा, कांस्टेंट. तो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट.
कैपिलर्स। एक बार तीनों को रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द फोकी। सेकेंड, प्लैनेट स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हेन प्लैनेट्स आर क्लोजर टू सन दे मूव फास्ट एंड व्हेन द प्लैनेट्स आर फार अवे फ्रॉम द सन दे मूव स्लोली। एंड थर्ड, cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to square of the time period, that is r cube upon t square is equals to constant. So these are the three laws of Kepler's, are also called as laws of planetary motion. Clear? Now next part in this topic, now yesterday we have talked about the gravitation, और मैंने आपको बताया था each and every object in the universe attract each other। यहाँ पे मैंने बताया था केवल अर्थ से ही नहीं, every object in the universe attract each other। now common example है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिलीज कर दूँ तो किधर आएगी, वो अर्थ की तरफ गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा कि जब फॉर एग्जाम्पल इस चॉक को मैं रिलीज करता हूं तो नीचे की तरफ जा रही है, और फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो आपने पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। क्लियर? सॉरी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वहां से दिमाग में आता है जितना, इसका मतलब जितना फोर्स अर्थ इस चॉक पे लगा रही है तो उतना ही फोर्स चॉक भी किस पे लगा रही होगी, अर्थ पे। तो जब हम रिलीज करते हैं चॉक को तो चॉक ही नीचे क्यों आ रही है, अर्थ ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ रही, जबकि फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ पे हमने पढ़ा था। तो इसका रीजन, क्योंकि चॉक का मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें वो बहुत ज्यादा होगा, और अर्थ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बहुत कम, ना के बराबर। तो जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है या जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है उसको हम एक नया वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। यहाँ पे इस चैप्टर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर में हमने दो जी पढ़े। एक पढ़ा था आपने कल कैपिटल जी, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जिस स्पीड, जिस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि इसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग हो सकती है। तो फॉर टुडे दिस मच ओनली, नाउ वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे, टिल देन गुड बाय।